तो स्टार्टिंग में 15 मिनट हम लोग एक बार रिलेटिव मोशन देखेंगे और फिर उसके बाद अपना एसी करंट वाला जो यूनिट चल रहा था वो कंटिन्यू। ओके, आई होप तुम लोग पढ़ के आए होंगे रिलेटिव मोशन। Yes, ma'am. वेरी गुड। बस क्वेश्चंस करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। 1D 2D 5 मिनट के लिए फटाफट। 1D मोशन, 1D रिलेटिव मोशन में कैसे करते हैं देखो। रिलेटिव क्या होता है कि कभी भी जब हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में मोशन को देखते हैं तो वो मोशन हो जाता है रिलेटिव। जैसे कि अगर ए मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, बोलते हैं v वेलोसिटी से अभी, और मान लो बी भी मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, इसको v1 से। तो अभी बी v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ए भी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बात करें कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, कोई यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो अभी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी v1 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बच्चों v2 है, राइट। अब मैं बोलूं कि मुझे आप रिलेटिव वेलोसिटी बताओ ए की, हाँ, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी बी को क्या लगेगा कि ए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जबकि अब बी खुद भी किसी v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए हम लोग, ऐसा क्यों करते हैं, देखो हमें पता है कि अगर कोई चीज ग्राउंड पे है या रेस्ट पे है तो हम इजीली मोशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बी को क्या कर दो, रेस्ट पे कर दो। अब बी को बच्चों रेस्ट पे कैसे कर सकते हो बोलो, अगर v2 वेलोसिटी आगे मूव कर रहा है, मुझे बी को रेस्ट में लाना है, तो सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, तो v2 किस में आ गया, रेस्ट में। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब ए के साथ तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ए अगर v1 वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, तो अभी तुमने बी पे अगर v2 वेलोसिटी लगाई है, तो यहाँ पे भी v2 वेलोसिटी लगाओ। ए की नेट वेलोसिटी कितनी आई बी के रिस्पेक्ट में, v1 माइनस v2। V2. अगर ए की वेलोसिटी निकालोगे तो राइट डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो नेट वेलोसिटी कितनी आई खुद ही देखो यहाँ से, v1 माइनस v2। तो ये फॉर्मूला जो आया है वो यहीं से आया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी पुट करोगे तो ए की वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, v1, और बी की कितनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, अभी देखो वेलोसिटी दोनों की कहाँ पे है, सेम डायरेक्शन में, तो कोई इशू नहीं। अभी मैंने क्या किया, केस सेकंड देखो, 1D में अगर मैंने बी को यहाँ पे v2 वेलोसिटी से मूव करा दिया और ए को ऐसे v1 वेलोसिटी से मूव करा दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे वेलोसिटी बताओ आप बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी पहले वाला ही करते हैं, ए की बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी। V1 क्या plus करेंगे, V2. हाँ देखो मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की वेलोसिटी v1 है, बिल्कुल, माइनस का साइन लगाया, माइनस लगाया। अब बी की वेलोसिटी v2 तो है, पर देखो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, नेगेटिव में। तो ये आ गया नेगेटिव v2, तो रिजल्टेंट क्या मिला, v1 प्लस v2, ठीक है। ये होता है 1D मोशन। और 1D में क्या ले लेते हैं कई बार, कि मान लो तुम्हारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म खुद मूव कर रहा है। मैं क्वेश्चन देती हूँ 5 मीटर पर सेकंड से। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है।
इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, ये इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ग्राउंड के इसके, और किसके रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे बताओ जो मैन है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी। 7 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। और अगर ये इस डायरेक्शन में हुआ तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ये सॉल्व करके देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, देखो फॉर्मूला है प्लेटफॉर्म, तो अब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। मैन की वेलोसिटी कितनी है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, अब प्लेटफॉर्म वाली वेलोसिटी की है 2। अब मैन की वेलोसिटी ये तो आपको फाइंड ही करनी है, प्लेटफॉर्म की कितनी गिवन है 5, तो ये इधर जाएगा, क्या हो गया 7। तो डायरेक्ट मतलब क्या मिल गया, तुम्हें डायरेक्ट ऐड कर दिए ये, और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, राइट। यस मैम। अच्छा एक ऐसा सवाल बताना कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मूव कर रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और बंडी का, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन करके बताओ क्या आंसर आएगा। तभी सॉल्व करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। पहले वेलोसिटी और ए और बी के कंपोनेंट्स कर लो और फिर ऐड कर लो। कैसे कर रहे हो बच्चों, पहले तो कंपोनेंट्स कर लो। अच्छा वी ए के कंपोनेंट्स बताना, वेलोसिटी ए के कंपोनेंट्स बोलो। 30 cos 37 आई कैप में, और +30 sin 37 जे कैप में, यही आएगा। हाँ जी और नो, देख कंपोनेंट्स कर लिए ना इसके दो, एक तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा और एक तुम्हारा कंपोनेंट वाई एक्सिस में, है ना। भाई बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग किसी का भी, मुझे तो एक बार डाउट हो गया। हाँ शिवम का 50 मीटर, शिवम वेरी गुड। बाकी के भाई, शिवम ऐसे किया है कंपोनेंट्स करे हैं,
शिवम तो बोलता नहीं। cos 37 बताओ कितना होता है? cos 37 ये 3 होगा, ये 5 और ये 4, तो 37 बताओ कितना हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, 4/5, ये हो गया साइन 37। साइन कितना है? परपेंडिकुलर, यानी ये 3/5 जे कैप। तो बी ए की वैल्यू कितनी आई बोलो? 24i प्लस 18 जे कैप। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगी। बी की वेलोसिटी कितनी है? 40 44 cos, हाँ 53 आ गया। अब पूरा ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। cos 53 कितना होगा? ये ट्रायंगल सबको बनाना आता है ना? 37 में थीटा के सामने वाली साइड 3 होती है। और ये वापिस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, है ना? बस इतना डिफरेंस था। तो ये कितना हो गया? 24i कैप प्लस 32 जे कैप। अब क्या निकालना है? इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि सेपरेशन पूछा है। तो सेपरेशन यानी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? v रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम कितना है? 1 सेकेंड का। v रिलेटिव निकालो। ये फॉर्मूला मैंने ये से लगाया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों अगर एयर में प्रोजेक्टेड करे गए हैं तो उनका जो जी रिलेटिव है वो क्या आ जाएगा? 0। तो सिर्फ s इक्वल्स टू यू टी बचेगा। हमेशा फ्री फॉल में ये याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा हो तो वहां पे जी रिलेटिव कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, सो s की वैल्यू कितनी आई? s इक्वल्स टू यू टी। यू रिलेटिव बोलो कितना है? टेल मी यू रिलेटिव। वी ए है और वी बी है, तो दोनों का रिलेटिव निकालो। वी ए माइनस वी बी कर दो, तो कितना आया? 32 जे कैप। तो 18 प्लस 32 करोगे, ये कितना मिलेगा तुम्हें? 50। ठीक है, तो 50 इंटू टाइम कितना है? 1। कितना आंसर आया? 50 मीटर। शिवा में यही किया है। कितना आंसर आ गया? 50 मीटर। कैसे किया है? वी ए और वी बी को माइनस कर दिया रिलेटिव के लिए। यस मैम। तो इतना, अब ये वाला करो। लिफ्ट मूव कर रही है और तुमने उसमें बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है विद वेलोसिटी यू रिलेटिव टू हैंड। तो अब तुम मुझे ये बताओगे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इस बॉल का? इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? एक तो ग्रेविटी की वजह से जी है, ठीक है। एक आपने ऊपर थ्रो किया है तो इसका एक्सीलरेशन कहाँ आएगा? एक ऊपर की तरफ, और एक तुम्हारी ये जो लिफ्ट है ये भी मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन ए। तो इस केस में क्या आता है तुम्हारा? नेट जो जी इफेक्टिव आती है वो कितनी आती है? जी प्लस ए, है ना? और जब इसी बॉल को लिफ्ट में क्या करोगे? मान लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और तुमने किसी चीज को क्या करा है? डाउनवर्ड फ्लो किया है ना? तो उस केस में जी इफेक्टिव कितना आता है बच्चों? जी माइनस ए। ये याद रखना, ठीक है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, दोनों की केस में देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर तुमने लिफ्ट की डायरेक्शन में ही किसी चीज को थ्रो किया है तो नेट जी क्या हो जाएगा? एड। अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में किया है तो जी क्या हो जाएगा?
नेट जी इफेक्टिव माइनस हो जाएगा, जी माइनस ए। ठीक है भाई, बोलो ये वाले केस करे है ना। ये वो है, अगर कोई चीज खुद मोशन में है तो उसकी अगर उसी में अगर किसी चीज को थ्रो किया गया हो तो नेट इफेक्ट कितना आएगा ग्रेविटी का, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, लिफ्ट वाले केस की तरह ही है, सूडो फोर्स लगा है। अच्छा ये वाला करो, 2D मोशन का एग्जांपल है फटाफट। अब 2D करते हैं, 2D मोशन रिवाइज किया है, समझाने की तो जरूरत नहीं है। किसी 5 मिनट में समझाऊं या फिर करोगे सॉल्व? मैम सॉल्व कर रहे हैं। करो। बाकी के बच्चे क्या कह रहे हो, कराऊं कि कर लोगे? हम कर रहे हैं फोन। कर, वेरी गुड बेटा। आज में टेबल पे नहीं बैठेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 400 मीटर वाइड रिवर है, इस फ्लोटिंग वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ये रिवर, मान लो ये कोई रिवर है जो 400 मीटर वाइड है, ठीक है, कितने रेट से फ्लो कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से। एक बोट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। यानी एक बोट है जो रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या है, देखो रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो रिवर क्या करेगी, नेट डायरेक्शन इसकी बोट की क्या आएगी, कुछ इस तरीके से, है ना भाई। फ्लो तो वो सीधा कर रहा है, बट रिवर का फ्लो के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका फ्लो चेंज हो जाएगा। नेट वेलोसिटी उसकी ये आई, ये हमें मालूम नहीं। इस चीज को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ये मेरा ड्रिफ्ट है। अब उसने पूछा है कि आप बताइए कितना टाइम लगेगा बोट को टू रीच द अपोजिट बैंक। तो अपोजिट बैंक यहाँ तो नहीं रीच करेगी, जाना चाहिए तो उसे पॉइंट ए पे, पर एक्चुअली किस पॉइंट पे जाएगी, बी पॉइंट पे, ड्यू टू ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना आया, ड्रिफ्ट दिया है हमें 400 मीटर नो वाइड मैम। रिवर। नो नो, तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना आएगा, स्पीड डिस्टेंस 400 मीटर। और जब देखो, जब क्रॉसिंग टाइम निकालते हैं ना, तो हमेशा वो डिस्टेंस, वो वेलोसिटी लेते हैं जो हमेशा इसके परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10, टाइम कितना लगा इसको, 40 सेकेंड्स। हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें समय निकालना हो कि क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस किसकी लेंगे, एक तो विड्थ ऑफ द रिवर विच इज गिवन, और जो टाइम लेना है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टाइम ले, ये वाला ले जो बोट ड्रिफ्ट होगी वो वाली वेलोसिटी लें, या जिस वेलोसिटी से बोट मूव करेगी। देखो ये वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। रिवर के लिए ये वेलोसिटी है, बट एक्चुअल वेलोसिटी कितनी आती है, वेलोसिटी ऑफ बोट ये आएगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब अगर मैं यहाँ बैठ के देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये नदी के बहाव में ऐसे जा रहा है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कभी भी मत कंफ्यूज होना कि बोट ग्राउंड वाली लेनी है या फिर रिवर वाली लेनी है, तुम्हें ऐसे कंफ्यूज ही नहीं होना। तुम्हें हमेशा वो वेलोसिटी लेनी है जो हमेशा परपेंडिकुलर में होगी, जो ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी ये आपको लेनी है टाइम निकालने के लिए। तो 40 सेकंड आ गया, ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम, कि कितना समय लगा उसको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और उस वेलोसिटी ने कितना ड्रिफ्ट करा दिया। तो कितना वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है,
2 मीटर पर सेकेंड। टाइम तुम लोगों ने कितना लगाया 40, तो कितना ड्रिफ्ट आया 180 मीटर्स। सही है। हम 80 होगा ना, हाँ सॉरी 80, 80 मीटर होगा ना। यस 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 सॉरी 4 टू जा 80 मीटर्स। ठीक है। अब तीसरा क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन डज द बोट मूव एक्चुअली विद रिवर फ्लो। तो यानी थीटा पूछा है, विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर फ्लो से थीटा बताओ कितना आएगा, यानी ये वाला पूछा है थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या फिर उल्टा कर लो। ये एंगल थीटा मान लो, सॉल्व कर दो। ये वेलोसिटी 2 है, ये 10, तो थीटा 10 थीटा कितना आया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ही नहीं तो निकाल लो, ये वाली बाय पीजीटी कितना आएगा। ये वाली साइड कितनी आई भाई, तीसरी वाली। तो और वरना हम परपेंडिकुलर बाय बेस भी यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस कितना है 10, कितना आ गया 1/5, है ना। तो थीटा कितना आया 10 इनवर्स 1/5। पर ये कौन सा थीटा है, देखो ये वाला थीटा है, मुझे कौन सा थीटा चाहिए, दिस वन। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कैसे निकालोगे, दिस थीटा इज 1/5, ये वाला निकालो। रिवर की फ्लो के साथ वाला एंगल चाहिए। शिवम क्या आंसर आ रहा है थीटा का, मुझे लग रहा है मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ, मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ, रिस्पॉन्स ही नहीं आया। शिवम का टाइम 60 सेकंड आ रहा है, 60 कैसे आ रहा है शिवम, 60 कैसे आ रहा है टाइम। नहीं, टाइम के लिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत करो। तो टेन थीटा कितना है 1/5। अब आगे क्वेश्चन करो, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो। ये PYQ है 2024 का। अब क्या कह रहा है देखो, स्विमर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में स्विमर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का क्या मतलब है बच्चों, ये कौन सी वेलोसिटी है स्विमर की, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। स्टिल वाटर की है ना ये, स्टिल वाटर का क्या मतलब है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्विमर मेक हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर ही रीच ए पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑन द अपोजिट बैंक। क्या क्या गिवन है, एक तो विड्थ गिवन है रिवर की 1 किलोमीटर, राइट। दूसरा क्या गिवन है कि जब वो क्या करेगा, नॉर्मल स्विम करेगा और वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ इस तरीके से होगी, तो एक्चुअल डायरेक्शन उसकी ये हो जाएगी, तो वो 750 मीटर डाउन शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके अब जिस पॉइंट पे उसे पहुंचना था, इस पॉइंट से 750 मीटर, यानी ये क्या गिवन है ड्रिफ्ट।
750 मीटर की ड्रिफ्ट गिवन। तो आपको स्पीड ऑफ रिवर निकालनी है, निकाल लो, बहुत आसान है। स्पीड ऑफ रिवर, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जब भी तुम्हें ये मिले ना स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका क्या मतलब है, स्टिल वाटर का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, नो। इसका मतलब ये है कि स्विमर की वेलोसिटी तुम्हें रिवर के रिस्पेक्ट में दी हुई है, ठीक है। रिवर के रिस्पेक्ट में कोई इंसान देख रहा है, स्टिल रिवर, स्टिल वाटर का क्या मतलब है कि मान लो ये किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है, कि एक इंसान, ये वो ऑब्जर्वर है जो खुद रिवर में प्रेजेंट है ना। स्टिल वाटर का मतलब है दिस इज द वेलोसिटी गिवन, किसके रिस्पेक्ट में, जो इंसान रिवर में बैठा है और उस इंसान को देख रहा है कि ये भाई तैर रहा है, तो उस इंसान की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा याद रखना ये स्टिल वाटर वाली जो वेलोसिटी होगी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होगी, ये कौन सी होगी, मैन की वेलोसिटी रिवर में कितनी है। तो कितनी है भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी मैन इस वेलोसिटी से कूदा है नॉर्मल। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने, वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, विड्थ 1 किलोमीटर है, हाँ 1 किलोमीटर है, टाइम कितना लगा 1/4, 1/4 आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं पता। अब ड्रिफ्ट कितना है 750 मीटर, तो इसको पहले किलोमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, तीन किलोमीटर, ठीक है। कितना आंसर आया, रिवर की वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर है। अगर तुम कहते विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो पता है कौन सी वेलोसिटी आती है, ये वाली वेलोसिटी जो रिवर की के साथ जो उसका रिजल्टेंट आता है वो। तो यहाँ से तुम्हारा सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे, सेम नहीं हो जाएंगी, हाँ बोलो बोलो स्टिल क्या कह वाटर रहे हो, में दोनों सेम नहीं हो जाएंगी। किसमें, स्टिल वाटर स्टिल में वाटर में, दोनों हाँ हाँ, वेलोसिटी सेम हो जाएंगी ना, वेलोसिटी क्यों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड अच्छा विद अच्छा ठीक रिस्पेक्ट है, टू रिवर। ओके चेक कर लेते हैं। मैन की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है तुम्हें 4, रिवर की कितनी आई है 3। अब एक बार ये वाली वेलोसिटी खुद निकालना, कितनी आएगी, 5 नहीं आ जाएगी, 4 3 5, तो ये वेलोसिटी 5 आई है। जो इंसान ग्राउंड से बैठ के देख रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 आ गई उसकी, जो 5 किलोमीटर से तैर रहा है। बट जो इंसान उसको रिवर में बैठ के देख रहा है उसकी वजह से 3 आई है। अब मैं बाहर से बैठ के देख रही हूँ, मुझे क्या लगेगा कि वो रिवर उसको बहा के ले जा रही है, पर वहां पे स्विमर की भी स्पीड है ना, तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई। देखो मैं बाहर से देख रही हूँ, ये रिवर है, इस रिवर में एक इंसान तैर रहा है, ठीक है। वो इंसान सीधे जाने की कोशिश कर रहा है पर सीधे नहीं जाएगा, क्यों, रिवर उसको बहा के ले जाएगी। तो जो मैं बाहर से देख रही हूँ मुझे क्या लगेगा, दोनों ऐड होके जा रहे हैं, तो तभी 5 आया स्टिल ये वाला, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब तुम रिवर में बैठे हो, तुम खुद रिवर में हो, है ना। अब तुम रिवर में हो, तुम्हारे लिए रिवर, अब तुम्हारे लिए वो रिवर वाला जो फ्रेम है वो कैसा हो गया मुझे बताओ, कांस्टेंट नहीं हो गया, रिवर रिवर कैंसिल हो गया ना, क्योंकि रिवर तुम्हारे लिए भी फ्लो कर रही है और उस मैन के लिए भी फ्लो कर रही है। तो तुम्हें सिर्फ कौन सी वेलोसिटी दिखेगी, जो मैन का एक्चुअली स्विमिंग वेलोसिटी है, विच इज 4 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो ये है, ये तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। और एक चीज और पूछ लेती हूँ, अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे को कम से कम समय में रिवर क्रॉस करनी है, इसमें दो केस होते हैं, मुझे कम से कम समय में रिवर क्रॉस करनी है, तो मैं कौन सा पाथ चुनूंगी, परपेंडिकुलर। हाँ मैं कैसे, कम समय में चाहिए मुझे, तो कम समय में देखो क्या है तुम्हारे पास, यहाँ से तुमने टाइम क्या निकाला है था, ड्रिफ्ट अपॉन में स्पीड, ये वाली, तो ये स्पीड तुमने ली थी VMR। तो ये क्या था, अगर मैं बोलूं कि अगर ये
90 डिग्री है रिवर के फ्लो से, तो साइन 90 आता, साइन 90 कितना हो गया 1, तो इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ, और देखो टाइम कितना था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिवर से अगर मैं बोलती हूँ ये 90 डिग्री का एंगल जंप किया, तो साइन 90 कितना हो गया 1, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो टाइम कितना हो जाएगा, कम से कम, है ना। तो इसीलिए कम समय के लिए हमेशा स्विमर क्या करेगा, परपेंडिकुलर कूदेगा। तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, फॉर स्मॉल टाइम, कि वो जल्दी से जल्दी अपोजिट बैंक में कूदना चाहता है, पहुंचना चाहता है, तो वो परपेंडिकुलर कूदेगा, बट वहीं पे उसको रिवर इस तरीके से बहा के ले आई। और अगर सवाल आए कि फॉर लेसर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जो है वो सबसे कम हो, यही आता है ना दूसरा क्वेश्चन शायद, जो ड्रिफ्ट है वो कम से कम हो, तब कैसे कूदेगा वो इंसान, किसी एंगल थीटा पे, वो किसी रिवर के साथ किसी एंगल थीटा पे कूदेगा, ठीक है, ऐसे, और फिर वो पहुंच जाएगा कैसे, परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, ये आता है सेकंड केस फॉर स्मॉल डिस्टेंस, कि उसे कम से कम समय चलना पड़े, डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, उसको कम से कम तैरना पड़ेगा अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए, क्योंकि आधा काम क्या कर देगी, रिवर कर देगी, रिवर की फ्लो से वो खुद ऐड होती है, टेढ़ा कूदेगा, आधा रिवर उसको अपने सीधे लाइन पे पहुंचा देगी। तो हमेशा जब तुम्हें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो नदी से किसी थीटा डायरेक्शन पे कूदो। ये कौन सी वेलोसिटी हो गई है, VMR। अब इस केस में बच्चों एक बार निकाल के दिखाना, सेकंड केस में टाइम कितना आएगा तुम्हारा, सेकंड केस में मुझे टाइम बताना एक बार प्लीज, सभी बच्चे सेकंड केस में टाइम बताओ। मान लो ये रिवर का जो डिस्टेंस है वो d है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी लूंगी अब, कौन सी स्पीड लूंगी सेकंड केस में, तुम थीटा एंगल वाली, कौन सी वाली, थ्रू एंगल थीटा वाली। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली ले लो, मुझे तो परपेंडिकुलर वाली चाहिए ना, तो अब इस केस में परपेंडिकुलर स्पीड कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है। और अगर थीटा में देखना चाहो तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जो रिवर है, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, VMR का cos थीटा, और VMR का ये कौन सा हो गया, साइन थीटा। तो इन दोनों तरीके से सिर्फ तुम टाइम निकाल सकते हो। ये VMR साइन थीटा कौन सा है, वही परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वी नीड परपेंडिकुलर वेलोसिटी टाइम निकालने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस बोलो, मैम। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कर दो, रेन मैन प्रॉब्लम, फटाफट। एक ही है, आधे घंटा हो गया, दूसरी क्लास शुरू करनी है, चलो फटाफट करो फटाफट। मंडे वाली क्लास में जब भी आओगे तो NLM पढ़ के आओगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्शन भी बताना, किस डायरेक्शन में ओपन करेगा, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो देखो क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में, ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ, वेरी गुड, सॉल्व करो इसको, एक सेकेंड, सॉल्व दिस।
वाह भाई, प्रतिष्ठा कहाँ चली गई, मीटिंग ही लेफ्ट कर गई। यही हूँ बच्चों में, सवाल करो फटाफट। देखो रिवर की सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा, यस है ना। मैम। अगर इनका रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं आएगा, तो हमेशा जब जो रिजल्टेंट आए उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता, आपको छाता खोलना होता है ना। तो आप कहाँ पे अपनी इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में अपना अम्ब्रेला ओपन करेंगे, तो मैन अपना अम्ब्रेला यहाँ ओपन करेगा। तो पहले क्या सवाल पूछा है, द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। तो यानी इफ दिस एंगल इज थीटा, तो मैन को इस एंगल थीटा पे अपना छाता ओपन करना चाहिए, है ना। तो ये थीटा कितना आएगा, टेन थीटा निकाल लो भाई। ये देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है वेलोसिटी ऑफ मैन, बेस कितना है वेलोसिटी ऑफ रिवर, कितना आ गया मैन 6/10 which is equal to 3/5, 3/5 from the vertical direction, है ना, 3/5 from the vertical direction। अच्छा अब इसका मुझे चलो एक बार वो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड कर दो, रिजल्टेंट वेलोसिटी कि मैन को कितना लगेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालो विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को कितना लगेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन। सॉरी रिवर नहीं रेन, बाबा रिवर कह रही। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी कितनी है भाई, 10, ये हो गया 10, किस डायरेक्शन में है, जे कैप में, माइनस जे कैप, और मैन की वेलोसिटी कहाँ पे है, आई कैप। तो अभी इसका रिजल्ट है, हाँ तो देखो डायरेक्शंस भी जरूर लगानी है, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स थी यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो -10। अब इसका रिजल्टेंट निकालो। अब रिजल्टेंट देखो किस किस के बीच में है, तुम्हें अब थीटा लेना होगा ना, तो थीटा देखो हम क्यू इसमें वो डायरेक्ट पीजीटी लगा देते हैं, कई बार टीचर्स बोल देते हैं पीजीटी लगा दो, क्यों लगा दे पीजीटी, उसका रीजन देखो। तो हमें थीटा किस किस के बीच में चाहिए, रेन और मैन की वेलोसिटी के बीच में। तो रेन की वेलोसिटी ये है, मैन की वेलोसिटी ये है, आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो वही तुम्हें करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 2 VRVM cos थीटा, यही करते हैं। तो वही हम इसमें भी किसका यूज कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन का, बट इसमें पीजीटी क्यों लग जाता है, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो ये दिस विल कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट क्या निकाल दोगे, VR² प्लस VM², कितना आ गया 100, नहीं नहीं अच्छा 10, 100 प्लस 36, तो √136, करेक्ट। सॉल्व हो जाएंगे, बस इसी तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे, बाकी वेक्टर एडिशन आना चाहिए और बस जनरल कॉन्सेप्ट आने चाहिए, यू विल सॉल्व इट आउट, राइट। चलो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा तो अल्टरनेटिंग करंट का मुझे बता दो, हम लोग ने लास्ट टाइम तक क्या क्या पढ़ा था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही बता दो, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अगर ध्यान नहीं है तो देख लेते हैं, दोबारा देख लो, वैसे मैं करा चुकी हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक तुमने देखा था कि अगर एक रेजिस्टेंस को डीसी वोल्टेज के साथ ऐड करते हैं, अगर एक डीसी वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वहां पे तुम्हारे पास बहुत इजी है आई निकालना, करंट निकालना। कैसे कर देते थे, V/R कर देते थे, राइट।
यहाँ पे V कितना है तुम्हारे पास, साइन की फॉर्म में, तो करंट भी किसकी फॉर्म में आया है, साइन। हाँ, Pm by R, यानी दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो कितना है पीक वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू है तुम्हारी Vm by R। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा करंट है वो भी किसकी फॉर्म में आया है, साइनसॉइडल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी जो वोल्टेज का है और जो तुम्हारे करंट का है, क्या इनमें कोई फेज डिफरेंस है, यस और नो, क्या यस वोल्ट, मैम। अच्छा सुरेंद्र कौन सा फेज डिफरेंस दिख रहा है बताना जरा, आई भी तुम्हारा ये है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या फेज डिफरेंस है दोनों में, कि बी का जो है वो कंप्यूटर से प्रिंटेड है और जो मैंने लिखा है वो हैंड रिटन लिखा है, ये फेज डिफरेंस है। नो मैम। हाँ, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये साइन का जो ये एंगल है ना, इसे हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो देखो साइन का यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी, यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी। इज देयर एनी फेज चेंज, नो, नो मैम। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज है और वो जो करंट है वो सेम फेस में है, मतलब सेम फेस में होने का क्या मतलब है, अगर वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो आपका करंट भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर तुम्हारा करंट नेगेटिव में जा रहा है तो वोल्टेज भी नेगेटिव में जाएगी। तो ये क्या है, दोनों सेम फेस में रहेंगे, इसका मतलब ये है। कब कब, जब तुम्हारे सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ से निकाल के दिखाया है, यहाँ पे तुम्हें समझ, ये देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड का ग्राफ, क्या वोल्टेज का पीक वैल्यू और करंट का पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, नो मैम। हाँ, आई एम किसके बराबर था, वी एम बाय आर, तो यानी जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो उससे कम है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से। तो देख लो मैग्नीट्यूड आई एम का कम दिखाया है और वी एम का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा दिखाया है। वही सेम चीज फेस तुम देख सकते हो, फेस डिफरेंस सेम है, ये अगर पॉजिटिव पे है तो करंट भी उस टाइम पे पॉजिटिव पे है, अगर तुम्हारा वोल्टेज इस टाइम नेगेटिव पे है तो करंट भी नेगेटिव पे है। ये इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस, अगर तुम भी पॉजिटिव पे जा रहे हो तो मैं भी पॉजिटिव पे जाऊंगा, तो जीरो फेज डिफरेंस, ठीक है। यही सब है। अब देख लेते हैं पावर, कि जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है एसी के साथ, तो पावर कितनी आएगी, क्या, अब पावर क्या निकालना है, एवरेज पावर। तो पावर का तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है क्या, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, है ना, यही फॉर्मूला होता है। यस मैम। अब आई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी थी, आई एम साइन ओमेगा टी, है ना, तो मैंने आई की जगह बस यही यस। वैल्यू रख दी और स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर एम साइन ओमेगा टी और आर, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ लिख दिया, आई स्क्वायर एम आर और ये साइन ओमेगा टी, अच्छा साइन स्क्वायर साइन होगा। का भी होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो ये इतना तुम्हारा पावर का वैल्यू आ गया। अब देखो पावर भी किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, टाइम डिपेंडेंट साइन फंक्शन, से। टाइम। तो मैंने तुम्हें लास्ट जब क्लास हुई थी तो मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी फंक्शन जब टाइम पे डिपेंडेंट हो और उसका तुम्हें एवरेज पावर निकालनी हो तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, यस मैम। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं एवरेज वैल्यू के लिए। तो पहले तुम मुझे बताओ, क्या जीरो से टी साइकिल यानी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर जीरो होगी, कैलकुलेट करो, मैंने तुम्हें सॉल्व करना सिखाया है, सॉल्व करो, एवरेज पावर बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व इट।
पावर की वैल्यू रख दो। और मैंने तुम्हें बताया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना बताया था लास्ट क्लास में। मैम भूल गए, मैम पता ही नहीं क्या बताया था, कुछ तो बताया था, क्या बताया था। ये कोई माइक ऑन करके बोला भी नहीं और माइक ऑफ कर। 1/2 हाँ, साइन ओमेगा टी का कितना बताया था एवरेज, 0। 1/2 कॉस ओमेगा टी का भी कितना बताया था, 0। 0 पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का बराबर होता है कितना, 1 1/2। ये एवरेज वैल्यू है। तो अब तुम्हें करना ही क्या है, बस इसका डिवाइड यही करना है। देखो कैसे किया, कितना इजी है। वैल्यू रखी आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कांस्टेंट वैल्यू है आई स्क्वायर एम, ये बाहर ले ली, ये देखो बाहर ले लिया, ठीक है। आई स्क्वायर एम आर बाय ये टी, ये बाहर ले लिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए मैंने तुम्हें बताया एवरेज 1/2 होता है। तो इन्होंने फालतू का किया हुआ है, यू डोंट नीड टू डू दिस। बस ये आ गया तुम्हारा आई स्क्वायर एम बाय, इसका कितना हो जाएगा देखो, आई स्क्वायर एम, ये आया है इसका आई स्क्वायर एम आर बाय टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना होगा, 1/2 होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा भी है ना। तो ओमेगा को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब पूरा देखोगे तो ये टी से टी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा सिर्फ क्या बचा, आई स्क्वायर एम आर बाय। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज क्या 0 आई, नहीं आई। तो पी एवरेज क्या है, 0 नहीं है फुल कंप्लीट साइकिल के लिए। पावर तो तुम्हें मिलेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे ओपन किया है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यही होता है ना फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यही होता है। yes कॉस ma'am. स्क्वायर थीटा का कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ। कॉस Sin 2 square थीटा theta माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। by 2 मैथ पढ़ते हो, मैथ इसको वैसे yes सॉल्व भी कर सकते, हाँ इसको सॉल्व याद भी नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। एक ही फॉर्मूले से ही तो बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसी सारे फॉर्मूले यहाँ से बने हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सारे फॉर्मूले यहीं से बने हैं, ट्राई भी कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये सिर्फ 1 कितना हो जाएगा, dt के साथ इंटीग्रेट करोगे तो t हो गया। फिर cos 2 ओमेगा टी का करोगे तो sin ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो एवरेज पावर आई है वो कितनी आई है, इतना। और डीसी पावर से कंपेयर करो तो आई स्क्वायर बाय आर होती है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर, रूट मीन स्क्वायर कैन बी यूज्ड। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था आईआरएमएस की क्या वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर करंट की क्या वैल्यू है, कि हमें उसी सेम वोल्टेज पर ऐसी कौन सी करंट की सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब क्या, वोल्टेज का एसी सोर्स मुझे सेम वैल्यू देगा जितना का मुझे क्या दे रहा है, डीसी वोल्टेज का करंट मिल रहा है ना। तो उसके लिए मुझे कौन सा वोल्टेज यूज करना पड़ेगा, वो उसकी वैल्यू है। तो इसमें तुम्हें सेम पावर के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर करंट यूज कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे आई एम की वैल्यू पर रख के देखना, यहाँ पे एक बार रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू रखना, कितना आया था करंट का, 1/2। रूट मीन स्क्वायर कितना आया था लास्ट टाइम में, आरएमएस करंट कितना था, आरएमएस करंट कितना था, आरएमएस करंट फुल साइकिल के लिए, ये रहा आईआरएमएस कितना था, आई एम बाय √2 आया था, है ना। तो वही किया है, अब आई एम की जगह क्या लिख दिया है, IRMS। तो ये कितनी वैल्यू आई है, 0.07 ऑफ आई एम
देखो कि अगर मुझे एसी पावर को डीसी पावर में लिखना है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, डीसी, ये जो एसी पावर आई है, यहाँ पे आई स्क्वायर एम की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू लिखी है यहाँ पे आई एम बाय रूट टू। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू रखी आई स्क्वायर एम बाय रूट टू, तो वो मुझे कितना मिला, 0.7 टाइम्स ऑफ आई एम। तो ये क्या है, आई आर एम एस जो है पीक वैल्यू की 0.7%, मतलब 0.7 टाइम्स है तुम्हारी पीक वैल्यू का, इसका मतलब ये है। सिमिलरली तुम्हारी वी आर एम एस आ जाएगी, तो वही है, ज्यादा नहीं है, जो पढ़ा हुआ है सेम। आर एम एस की वैल्यू सॉल्व कराई होगी ना, वो ऊपर देखो, तो इसमें नहीं थी, मैंने वो एडिशनली कराया था, यहाँ तो था ही नहीं, मैंने तुम्हें अलग से कराया था, इस नोट्स में नहीं है, मैंने अलग से तुम्हें कराए थे। वो नोट्स हैं तुम्हारे पास, होंगे जरूर, अपने नोट्स, अपने पुराने नोट्स देखो, आईआरएमएस की वैल्यू कितनी नोट कराई है मैंने, आईआरएमएस कितना आ रखा है, यही आ रहा होगा ना, आई एम बाय रूट टू। भाई आईआरएमएस करंट कितना है पीक वैल्यू का, रूट टू टाइम्स, बाय रूट टू टाइम्स है। सिमिलरली वीआरएमएस कितना हो जाएगा, वी नॉट का बाय रूट टू टाइम्स हो गया। अब अगर वैल्यूज में लिखना है तो यानी 0.7% ऑफ आई एम, और यानी 70% ऑफ आई एम, और ये भी क्या है 70% ऑफ पी एम। ये तुम्हारा है आरएमएस करंट, यानी अगर सिर्फ 70% हम उस वोल्टेज का लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डीसी वोल्टेज। सिमिलरली पावर के साथ क्वेश्चन करो, इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज दिस, देन फाइंड द पीक वैल्यू। आईआरएमएस कितना है, पीक वैल्यू का बाय रूट टू टाइम्स, तो आई नॉट कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, राइट। Yes, ma'am. आंसर आ गया, ये करो। इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, 1000 वोल्ट रेटेड है 220 वोल्ट सप्लाई के लिए, फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, क्या लिख रहा है ये, फाइंड, हमने क्या लिख रहा है, फाइंड, मैम आगे कुछ भी नहीं लिखा है। फाइंड के बाद कुछ नहीं है, अरे भाई, अच्छा, अब बताओ अब क्या लिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, तो रेजिस्टेंस बताओ भाई हीटर का कितना रेजिस्टेंस है, पावर का सवाल है ये, डीसी सोर्स के लिए है, निकाल ही दोगे। इलेक्ट्रिक करंट वैसे भी आ रहा है ना तुम्हारी उसमें टेस्ट में, रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे, पावर की फॉर्म में निकाल लो, पावर किसके बराबर होता है, वी आई, और पावर किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला यूज कर लो, रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद पीक वैल्यू निकालो वोल्टेज की, और उसके बाद आरएमएस वैल्यू निकालो। रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा, फोर्टी 4.4 ओम आएगा, है भाई, मैम 48 आ रहा है, 48.4। 48 आ रहा है। हाँ सॉरी 48 पॉइंट, ठीक है। पीक वैल्यू निकालो, वोल्टेज का पीक वैल्यू,
पीक वैल्यू वोल्टेज का। यानी अभी उसमें एसी में बात कर रहे हैं। क्या है, रेजिस्टेंस तो हमने सही निकाल लिया 48.4। वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज IRMS की टर्म में कितना होता है बोलो? V0/√2। VRMS कौन सी वैल्यू है? जो DC वाली वैल्यू होती है ना, जो DC के बराबर होती है। 220 तुम्हारी कौन सी है भाई? 220 तुम्हारी VRMS है। VDC वो वैल्यू है जो तुम्हारी AC की RMS वैल्यू है। ये तो समझा रही हूँ। 24 DC का वोल्टेज तुम्हारा, हाँ DC का सुनो, DC की वोल्टेज तुम्हारी AC की कौन सी वोल्टेज है? RMS वैल्यू। तो हाँ, तो अब VRMS लिखो यहाँ पे 220 वोल्ट, तो V0 तुम्हारा आ गया 220√2। बस यही तो समझा रही थी इतने दिनों से। हाँ, ये √2 को ना 0.77 लिख रहे हैं, तो डोंट माइंड, है ना। तो यही तुम्हारा VRMS आया है। VRMS कितना है? √2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। यही निकाला है हम लोगों ने भी, देख लो। ये रहा। ये रहा। VRMS इक्वल्स टू V0/√2। पीक वैल्यू आई है V, इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? VRMS तो V0/√2 होता है। VRMS क्या है? पीक का √/√, है। VRMS पीक वैल्यू का √2 है, ठीक है। ठीक है यार, इन्होंने क्या किया है? उल्टा कर दिया भाई इन्होंने, ऐड गलत कर दिया ये। फिर इन्होंने गलत कर दिया। फॉर्मूला तुम्हारा ये है, दिस इज द फॉर्मूला VRMS इक्वल्स टू V0/√2, है ना। V0 तुम्हारी पीक वैल्यू है, इन्होंने उल्टा कर दिया, देखो ये गलत है। डोंट फॉलो दिस। हमारा कितना आंसर आ रहा है? वैल्यू VRMS 220 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये करना है। अच्छा, ठीक है। देखो ये 1/√2 की वैल्यू है, जो भी वो लिखी हुई है ना 1/√2 की वैल्यू, वो किसकी लिखी हुई है यहाँ पे? 0.7। ये भी ठीक ही है, ठीक है। 1/√2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी आएगी? 0.7, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/√2, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और जो हम लोग कर रहे हैं वो भी ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, हमारा आंसर क्या है? 220 इंटू √2 करना बच्चों, सॉल्व करना। हमने क्या है? पीक वैल्यू जो है VRMS इंटू √2 है, तो VRMS हमारी 220 है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 करना, एक बार मल्टीप्लाई कितना आता है? 311 आना चाहिए। कैलकुलेटर निकालो भाई, करो। कौन खा रहा है? आ रहा है?
311.12. हाँ 1.41 होती है ना एक्चुअल वैल्यू, तो 1.41 कर लो, तो यू विल गेट 20 मल्टीप्लाई 1.41, हाँ वो 310.2 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 1.417 कुछ होती है, वो एक्चुअल वैल्यू देख लेना। तो ये इन्होंने 0.7 किसकी वैल्यू रख दी, 1/√2, तो ये भी ठीक है हमारा और ये भी ठीक है, नो वरीज, बोथ आर करेक्ट। 1/√2 इक्वल्स टू 0.707। अभी यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम की No, बात ही ma'am. नहीं है। हाँ बस VRMS की वैल्यू तुम्हें दी हुई है V0/√2, बस ये फॉर्मूला रख लो और कुछ नहीं है। और VRMS क्या होता है, कभी भी तुम्हें पेपर में VRMS नहीं देगा, क्योंकि वो चेक करना चाहता है, बच्चों को ये भी पता है VRMS VDC के बराबर होता है। ओके, अब देखो ये क्या है, फेसर डायग्राम। फेसर इज अ वेक्टर, ये तुम्हें अभी ये देखो ये दिखाया हुआ है कि फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम क्या होते हैं कि हम किसी भी फेसेस को, मान लो आपके पास दो वैल्यूज हैं, उन दोनों के फेसेस हैं जो अलग अलग हैं, तो उनके हम फेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये उसने बताया है। तो फेसर क्या है, एक वेक्टर है whose length is the amplitude or the peak value of voltage, मतलब जिसकी जो ये लेंथ होगी फेसर की, वो क्या देगा, पीक वैल्यू देगा और एम्पलीट्यूड होगा। और फेसर का रोटेशन क्या देगा, अबाउट द ओरिजिन एंड एंगुलर मूवमेंट, वो उसका थीटा देगा, यानी कितना फेस डिफरेंस है। वही चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी है। For a purely resistive circuit, the phase angle between the voltage and current is 0। तो उनका फेस एंगल उनका फेसर डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में क्या आएगी, आई नॉट। ठीक है, अब ये क्या बनाया गया है, देखो कैसे बनाया है इन्होंने फेसर डायग्राम। मान लो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से ओमेगा टी है वोल्टेज, ओमेगा टी था ना, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। तो हमने माना कि दिस एंगल विल बी इज ओमेगा टी। और जो ये इसकी लेंथ है फेसर इस डायग्राम की, वो क्या इंडिकेट कर रही है, V0 यानी पीक वैल्यू। तो ये तुम्हें V0 पीक वैल्यू दे रही है। वही I की वैल्यू कितनी थी, I0 साइन ओमेगा टी। अब इस ग्राफ में तुम्हें अगर I0 बनाना है, फेसर डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी तो यही रहेगा क्योंकि फेस सेम है, बट I0 का मैग्नीट्यूड क्या था, इस V0 से कम था। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ये इतना मेरा I0 हो गया और ये पूरा कितना हो गया मेरा V। तो इस तरीके से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फेसेस। ठीक है, तो किसी भी दो वैल्यूज के फेस को कैसे शो करना है, वो इस तरीके से करते हैं। पहले तो थीटा ले लेंगे जो उसका फेस दिखाएगा, मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो लेंथ है वेक्टर की, वो दिखाएगी उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया ये कैसे बनाया V0 और I0। ये फेस हो गया ओमेगा टी की, यहाँ से ये फेस एंगल है ओमेगा टी, और ये जो लेंथ है ये दिखा रही है इसकी पीक वैल्यू। आसान है ना। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे भी क्या है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया जिसके पास वोल्टेज है और पावर है। तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे इजीली, V²/R, V²/P करके, है ना। RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल लोगे कैसे, पहले VRMS तो तुम्हें गिवन ही है, IRMS निकाल लोगे आसानी से। VRMS कितना गिवन है, 220 वोल्ट। IRMS कैसे निकाल लोगे बोलो, 220 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड करोगे उसको डिवाइड कर दो, R. तो वो आ गई RMS वैल्यू, है ना। आसान सा था ये भी। ये समरी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना होगा, जो करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, दोनों सेम फेज में ही है। ड्यू टू जूल हीटिंग एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टिव सर्किट दिस इतना होगा। IRMS की वैल्यू Im/√2, VRMS की वैल्यू Vm/√2, 1/√2 की जगह 0.707 भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबली अगर एनसीईआरटी है सबके पास तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर नहीं है तो डोंट वरी। मॉड्यूल्स के मैं क्वेश्चन बता दूंगी जो तुम्हें मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ज्यादा बर्डन नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है, बस ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल दूंगी, उन्हें सॉल्व कर लेना क्योंकि संडे भी है। इंडक्टिव सर्किट शुरू कर दें क्या, नया टॉपिक? हाँ, क्योंकि 8:30 तक पढ़ाना है ना। अब देखो अब क्या बोला है। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी 1.5 घंटे की क्लास है। हाँ, अभी तुम्हारी 1.5 घंटे की क्लास है। अब देखो क्या है, एसी वोल्टेज में अब क्या किया है, एसी के साथ अभी रेजिस्टेंस लगाया था, अब क्या लगाया हुआ है देखो, इंडक्टर, है ना। एसी के साथ अब इंडक्टर को ऐड कर दिया, जो अभी तक तुमने ईएमआई में पढ़ा था इंडक्टर, अब इंडक्टर ऐड कर दिया। अब देखेंगे कि फेज डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, किसमें, करंट में और वोल्टेज में। इज देयर एनी फेज डिफरेंस, वो हम लोगों को चेक करना है। तो आप मैं बता रही हूँ कि करंट यहाँ से निकला है आई, तो दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। आप मुझे इस डायरेक्शन में केवीएल लगा के बताओ क्या इक्वेशन आएगी। सभी लोग केवीएल में हम लोग क्या करते हैं, सभी का पोटेंशियल लिखेंगे और बराबर 0 कर देंगे। चलिए करिए। आप यहां से चले, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव और ये कौन सा हो जाएगा नेगेटिव, यानी आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट गया। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखते हैं बच्चों, इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। आरएल सर्किट जब पढ़ा था वहां पे भी कराया था, आरएल सर्किट पोटेंशियल लिखना है, कैसे लिखेंगे, V इक्वल्स टू IR होता है। इंडक्टेंस का L क्या है, एक तरीके का, इसका इंडक्टेंस, हाँ, LdI/dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही मैंने बोला था कि यहाँ से करंट चलेगा आई, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव साइकिल है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव, आपको इस डायरेक्शन में चलना था। तो V माइनस, आप यहाँ से चले, नेगेटिव का ये पोटेंशियल नेगेटिव का आया तो इसका पोटेंशियल कितना लिखा VL, यहाँ से आप वापस नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो इसका पोटेंशियल मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव V। अब V इक्वल्स टू VL हो गया। VL क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस, तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस कितना है, L di/dt, और ये V कितना है, Vm sin ओमेगा t, दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया। यहाँ तक कोई परेशानी नो मैम। नहीं है, बहुत आसान, हाँ बहुत आसान है। देखो डायरेक्शंस ये तुम अपने आप बना सकते हो कि अगर यहाँ से करंट निकलेगा तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी पॉजिटिव, अगर ये पॉइंट पॉजिटिव है तो इंडक्टेंस का ये पॉइंट भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये अपने आप बना सकते हो। तो ये LdI/dt बराबर हो गया V sin ओमेगा t से, यहाँ से क्या करेंगे, di/dt को वैल्यू निकाली, तो di/dt अलग कर दिया, Vm/L अलग लिख दिया, तो ये इस तरीके से आया, di/dt इक्वल्स टू Vm/L sin ओमेगा t। di/dt क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, आई की वैल्यू निकालेंगे, dt को इधर ले जाओ, है ना, आई की वैल्यू निकालेंगे, di/dt एक तरफ कर दिया, V/M sin ओमेगा t dt, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dt, क्योंकि करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन किया di/dt का dt की टर्म में, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू Vm/L, ये क्या हो गया, साइन ओमेगा t, तो ये कितना बनेगा, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा,
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, ये वैल्यू आई है आई की, कितनी, आई इक्वल्स टू माइनस वी एम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। सॉल्व कर लो बेशक, इंटीग्रेशन किया है नॉर्मल, कुछ नहीं किया, डी आई बाई डी टी को एक तरफ ले गए, वी एम बाई एल को एक तरफ ले गए, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया, आई की वैल्यू। अब ये वी एम बाय ओमेगा एल क्या है बच्चों, आई नॉट, क्या है, आई नॉट, पीक वैल्यू कितनी है, वी एम बाय ओमेगा एल। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम ये ओमेगा एल क्या है, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले बात करेंगे फेस डिफरेंस। अब ये देखो तुम्हारा v तो साइन में है, i कॉस में आया है, तो अभी तो फेस चेंज हम कैसे बताएं, वैसे भी बता ही सकते हो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का फेस चेंज तो दिख रहा है ना, ये कॉस और साइन का ग्राफ है, दैट मीन्स 90 डिग्री का फेस है दोनों के बीच में, पर ये नहीं पता कि कौन सा 90 डिग्री से लीड कर रहा है, मतलब कौन सा 90 डिग्री ज्यादा है, ये नहीं पता। फेस डिफरेंस पता चल गया कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 90 आएगा, एक का साइन का ग्राफ है, एक का कॉस का। अच्छा, अब ये कैसे पता लगाएं कि भाई कौन 90 डिग्री ज्यादा मूव कर रहा है या कौन 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम फॉर्म में लिखना पड़ेगा, साइन साइन, है ना। तो इस कॉस ओमेगा टी को साइन में लिख सकते हैं, यस मैम। कॉस ओमेगा टी, तो लिखिए 90 के फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, यस मैम। तो लिखो कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू वी एम बाय ओमेगा एल, कॉस यानी साइन 90 माइनस ओमेगा एल, 90 माइनस ओमेगा टी। अच्छा, 90 माइनस ओमेगा टी पे कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। और अगर 90 प्लस ओमेगा टी लिखूं तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिखूं, 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब Vm के आगे हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू भी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, Vm बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकती हूँ। ये माइनस साइन जो यहाँ पे आ रहा है, इसको अंदर ले जाके मैंने ये साइन चेंज कर दी है, ये किसी को परेशानी, नो मैम। हाँ, तो साइन, अब तुम्हें देखो क्या पता चला यहाँ से, ये आई की वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस 90 है और वी की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन 90। तो कौन 90 डिग्री पीछे चल रहा है, करंट या वोल्टेज, वोल्टेज। वोल्टेज का फेस कितना है, साइन ओमेगा टी, करंट का फेस कितना आया है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा। ये रे भाई, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये स्टूडेंट्स, ये वाला बच्चा, आई की वैल्यू कितनी है, साइन ओमेगा टी माइनस 90, और ये तो साइन 90 है, तो मतलब जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है ओमेगा टी से, है ना, ये माइनस 90 है, यस। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज 90 डिग्री ज्यादा है या करंट 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब वोल्टेज अगर पॉजिटिव होगी तो करंट क्या होगा, नेगेटिव। तो ये यही दिखाया है तुम्हें, आई की वैल्यू यही आई है जो अभी मैंने तुम्हें ड्राइव कराई है, कितनी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, आई एम की वैल्यू कितनी है, वी एम बाय ओमेगा एल। अब आ जाते हैं अपने इस ओमेगा एल पे कि ओमेगा एल क्या है ना, क्या है भाई ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है ओमेगा एल। ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल,
ओमेगा एल यहाँ पे देखो, ओमेगा एल को कैसे लिख सकते हो, आगे देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलोगे, इस ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अच्छा अब मुझे एक बार बताओ, डीसी के सोर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वोल्टेज की, करंट की, किसी की भी बता दो। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स चेंज हो रहा है वोल्टेज टाइम के साथ, 0, क्योंकि डीसी में तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती है ना, डीसी में डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो डीसी के केस में अगर मैं डीसी सोर्स, अगर यहाँ पे इंडक्टेंस में अगर यहाँ पे बच्चों डीसी सोर्स लगाती हूँ ना, एक डीसी सोर्स लगाया, उस केस में तुम्हारा इंडक्टेंस कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है तो इंडक्टेंस कितना आया, 0। और वही एसी के केस में तुम्हारा इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आया, 2 पाई न्यू एल, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम तुम्हारा जो करंट है एक सेकंड में टाइम के साथ कितनी बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। बोलो, Yes, ma'am. देखो शुरू से करो इसको एक बार, तुम्हारा स्लो मुझे लग रहा है, तुम्हारा मीटर डाउन हो गया एकदम। यहाँ से देखो, जहां तक दोनों को Vm sin ओमेगा टी को और एल डी आई बाई डी टी को इक्वेट किया बाय किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद ओमेगा टी वाली टर्म एक तरफ कर ली, जो कांस्टेंट टर्म थी वो एक तरफ कर ली, ठीक है। वहां से इंटीग्रेट करके क्या किया, डी आई बाई डी टी की इंटीग्रेशन करके टोटल करंट आया विच इज आई। Vm बाय एल साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो ओमेगा जो है, ओमेगा टी को भी करोगे तो ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया तो ओमेगा यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये एक टर्म एल ओमेगा आ गई। अब ये एक नई टर्म जो आई वो क्या है, फिजिक्स की टर्म में तो बहुत बताना पड़ेगा अभी वो क्या आया है एल ओमेगा, तो वो एल ओमेगा आया है तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है ये समझो। इंडक्टिव रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट मीनिंग ये है कि जब एक इंडक्टर को एसी सर्किट से लगाया तो वो कितना अपोजिशन देगा एसी को अपने में से क्रॉस कराने के लिए, जैसे रेजिस्टेंस करता था ना, रेजिस्टेंस का क्या क्या था, अपोजिशन, करंट को अपोज करना, ये सो नो। Yes, ma'am. तो ऐसे इंडक्टर है भाई, इंडक्टर का काम एसी में क्या है कि वो कितना उसको अपोज कर पाएगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्टेंस, इसलिए तो क्या नाम है देखो, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ रिएक्टेंस, कि जब इंडक्टर को एसी से जोड़ा तो ये कितना अपोज करेगा उसको, तो वो अपोजिशन कैसे निकाला है उसका फॉर्मूला है ये ओमेगा एल, ठीक है। अब अगर मैं यही पूछूं कि अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी सर्किट, तो क्या आना चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डीसी सर्किट, फॉर डीसी, अगर इसी एल को डीसी के साथ जोड़ दूं तो कितना आएगा, देखो अभी तो बताया था एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, ओमेगा कितना है 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, तो डीसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कितना है 0, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी के केस में 0 होने का मतलब क्या है, अगर डीसी के केस में तुमने इंडक्टेंस लगाया तो वो कोई अपोजिशन ही नहीं देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0 है, गॉट इट, Got बोलो, it, ma'am. है ना। डीसी तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज होना, डीसी का कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। एक्सेल का फॉर्मूला तुम्हें, एक्सेल का फॉर्मूला रख लो, एक्सेल ओमेगा एल ऐसे रख लो, ओमेगा की तुम्हें वैल्यू पता ही है 2 पाई एन, डीसी के केस में एन 0 तो एक्सेल भी 5, इतना ही है और कुछ नहीं है, हो गया तुम्हारा काम। अब बस फेज डायग्राम बनाना है तुम्हें, फेज डायग्राम अपने दिमाग से बना सकते हो पहले ही, आगे अभी नहीं जाते, तुम ही खुद बनाओ अभी फेज डायग्राम। कौन सी वैल्यू आगे है, वोल्टेज है ना, आई नॉट से लीड कर रही है 90 डिग्री, ये है, इतना बस माइंड में रखो, अभी फेसर डायग्राम भी देखेंगे, उससे पहले आप एक ये सवाल करिए,
इंडक्टर दिया हुआ है मिली हेनरी, हमने इंडक्टर जब पढ़ा था तो उसकी यूनिट देखी थी, क्या आई थी, हेनरी में आई। एक 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है डीसी सोर्स के साथ, 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। डीसी सोर्स के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस 0। वेरी गुड, 0। अभी यही तो कराया था। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट, आरएमएस करंट, आरएमएस करंट यानी वीआरएमएस बाय आर। वीआरएमएस की वैल्यू 220। 230, वेरी गुड। रेजिस्टेंस इंडक्टर के साथ में कितना है, 25। 25 मिली हेनरी। हो गया बस। फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। अच्छा, प्योर इंडक्टेंस है ये, तो तुम्हें एल की वैल्यू गिवन है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है। इंडक्टेंस होता है ना वीआरएमएस। अब देखो आई क्या होता था, वी बाय आर, रेजिस्टेंस है ना, वी बाय आर होता था ना, रेजिस्टेंस यूज करते थे। तो अब यहाँ पे इंडक्टर के केस में तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या आया है, ओमेगा एल, है ना, इंडक्टेंस ओमेगा एल आया है। तो अभी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा एल की वैल्यू विच इज एक्सएल। देखो आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता था, यहाँ पे वी बाय एक्सएल है विच इज इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस। तो ये कितना है, ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, एल भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी बताओ फटाफट। 50, 2 पाई 50 इंटू 25, समझ तो आ रहा होगा ना, ऊपर से यस तो नहीं जा मैम। रहा है एकदम, ऐसे 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 तो नहीं गिर रहा है एकदम। सब चीजें कनेक्टेड है भाई, कुछ बहुत आसान चैप्टर, सबसे बहुत आसान चैप्टर है ये तो, बहुत ही। तुम्हारे वैसे सब दुख दर्द खत्म हो गए, जितना तुम्हें हैवी पढ़ना था तुम पढ़ चुके, बस अभी ऑप्टिक्स में थोड़ा सा रोना बाकी है। तो एक्सेल सवाल देखो कैसे 50। निकालेंगे, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁻3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी क्या, पाई इंटू 25 5 जा 125 10⁻⁻3, 125 दूनी 250, 250 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 पाई, 2.5 पाई, 2.5 इंटू 3.14 कर लो। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये तुम्हारा ओमेगा एल आ गया, और वी बाय ओमेगा एल यही करना है। तो ये आ गया 7.85, ठीक है। तो वी आर एम एस वही करना है, वी बाय एक्सएल, यानी वी कितना है 220 वोल्ट, एक्सएल तुमने अभी निकाला है तो 7.85। इजी था। इसमें पता है तुम्हारा, तो इसमें बस टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए, एक्चुअली कौन सी टर्मिनोलॉजी है क्या, बस फिर तो तुम अपने आप खेल लोगे, सब अपने आप कर लोगे। फेसर डायग्राम है, अब फेसर डायग्राम बनाना है तुम्हें, फटाफट से इसका फेसर डायग्राम और देख लो। ये है इसका फेसर डायग्राम। करंट 90 डिग्री पीछे था, नहीं ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। हाँ, एक तो ये साइकिल से देख लो, 90 डिग्री से आई की वैल्यू अगर यहाँ से चली है, ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से जाएगी, ऐसे। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री फेस दिखाया हुआ है, दिस इज वोल्टेज और दिस इज योर आई। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का फेस है, 90 डिग्री। तो ये वोल्ट, ये तुमने ये ग्राफ से दिखा दिया, दिस इज द ग्राफ। एक अब फेसर से देखेंगे, फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम से देखो क्या बनाया है, ये सपोज करो ये है वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी,
तो यानी अभी वोल्टेज कितना पीछे है, वोल्टेज ओमेगा टी है यहाँ से, मान लो ये दिस इज अ वोल्टेज साइन, ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है। अब करंट क्या कर रहा है बच्चों, करंट इससे कितना पीछे है, ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे है। यानी ओमेगा टी से, ये ओमेगा टी इस लाइन पे है, तो इस लाइन से 90 डिग्री तुम्हें पीछे आना है, तो इस लाइन से 90 डिग्री पीछे आ जाओ। अच्छा, और आई का ये डिस्टेंस छोटा रखो, क्योंकि आई ओमेगा एल से डिवाइड हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, पीक। दिस इज योर आई। तो ये ठीक है, बोलो ऐसे ही बनाए। यस तो ओमेगा मैम। टी से यहां से तुम कितना पीछे आ गए, 90 डिग्री आ गए ओमेगा टी से। ये एंगल ओमेगा टी और यहां से ये एंगल 90 डिग्री। तो दिस इज योर वी नॉट और दिस इज योर आई। ये फेज डिफरेंस है। और कैसे दिखा सकते हो आसान भाषा में, आसान भाषा में आई इधर है, पीछे है वी नॉट, यहाँ पे है कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ये भी दिखा सकते हो, ये वाला भी 90 डिग्री है आई नॉट और वी नॉट उससे 90 डिग्री आगे है, ये भी कर सकते हैं। बस यही है, ये बाकी फेज डिफरेंस है। फेसर एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, 90 डिग्री का फेज किस तरीके से आएगा, ठीक है। देख लो 90 डिग्री का फेज चेंज है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये पावर। पावर तो तुम घर से एक बार सॉल्व कर लेना, पढ़ी हुई है तुमने। उसके बाद हम देखेंगे अगर कैपेसिटेंस लगाएंगे वोल्ट उसके साथ एसी सर्किट में तो क्या आएगा, कैपेसिटेंस लगाने के, ठीक है। तो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत अभी जो सब पढ़ाया है वो ऊपर से ना गया हो, दिमाग में रहा हो, क्योंकि एकदम से नई चीजें पढ़ ली हैं तुमने आज।